Episode of Nagpur's most happening Raj Ki Baat Women of the Year के साथ really want to thank Parik Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Stylix Kitchens and Wardrobes, V Herbs, Anjani Exotica Mehan, Nagpur ka hospital, Orange City Hospital and Wild Fit, one of the best personal training studios in Nagpur city. Please welcome my guest today, one and only मिसेज सोनल गिरीश चांडक। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम कैसी हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले तो मैम देर आए दुरुस्त आए, है ना? आ गए फाइनली आ गए। मैम काफी समय लगा आपसे मिलने के लिए, लेकिन 2 मिनट की चर्चा आप किसी के दिल में एक इम्प्रेशन इस तरह से अगर जगा दें जिससे महसूस ये हो कि कोई आपको ये कहे कि मैम आप मुझे इतना लेट क्यों मिले, सुन के कैसा लगता है आपको? अच्छा तो लगता है, बट ये योग है, ये ऐसे योग बोल है। के खुश रहना चाहिए। मैम सोनल जी कहाँ की हैं, कहाँ जन्मी, किस परिवार में जन्मी, थोड़ा अपने बारे में बताएं। वाशिम बोलकर अभी डिस्ट्रिक्ट है, मैं वाशिम से हूँ। वहाँ पर बर्थ हुआ, मेरा पूरा पढ़ाई भी वहीं पर हुआ है। हम एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बड़े हैं, तो ऐसा था कि आगे जाके कुछ ना कुछ करना ही है जी। तो जॉब हो ना हो तो मम्मी ने ये सोचकर हर चीज सिखाई कि घर बैठकर भी क्लासेस लेना बेटा, जॉब अगर मिला, हम बहुत अच्छे से और पढ़ पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मम्मी का वो सिखाना भी काम आया। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमकॉम किया वाशिम में। आफ्टर मैरिज मैंने लॉ किया। ओके। अभी टैक्सेशन का काम करती हूँ और मुझे सोशल वर्क करने में बहुत इंटरेस्ट है। मैम जब वाशिम से नागपुर आई, रीजन पढ़ाई थी या शादी? शादी रीजन थी। हम प्रॉपर मलकापुर की ससुराल है, बट हस्बैंड यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। गिरीश चांडक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी। तो यहाँ पर प्रैक्टिस होने की वजह से हम लोग यहाँ आ गए। तो मैम जब आप विवाह करके नागपुर आई तब पहली बार आई थी या उसके पहले भी आ चुकी थी? हाँ, उसके पहले 1-2 बार आ चुकी थी। दांडिया का कंपटीशन था स्टेट लेवल का, उसमें पार्टिसिपेट किया था। कॉलेज के थ्रू अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए आते थे। मैम कैसा लगता था पहला जब शादी करके नागपुर आई थी, तब का नागपुर और आपके नागपुर में क्या फर्क है? शादी कर जब नागपुर आई थी तब नागपुर ऐसे डेवलप होना था। अभी ऐसे लगता है कि हम डेवलप में आ गए हैं करके। एक प्रोग्रेस देखी है हमने नागपुर की, छोटी छोटी चीजें बदलते हुए देखी है। अभी आज की सिटी और भी स्मार्ट हो गई है। लेकिन मैम अगर स्मार्ट सिटी है तो फिर आप कचरा संकलन के लिए काम क्यों करती हैं? कचरा संकलन का काम इसलिए कि हमारी जो इंडिया में स्मार्ट सिटीज है ना, उसमें हमें अव्वल नंबर मारना है। हर किसी को हर चीज नहीं पता होती जी। वो हम तब धीरे धीरे सभी को बताएंगे, तभी कचरा संकलन के लिए आगे आएंगे। सेग्रीगेशन पता चलेगा, सूखा प्लास्टिक, गीला कचरा, सब चीजें पता चलेगी। तो ये बहुत जरूरी है ना कि हम देखिए, हम हमारे घर को तो सुंदर रखते ही है, अगर हम हमारे शहर के लिए अगर ये सोचे तो एक एक करके ही हाथ बढ़ते हैं। लेकिन मैम स्वच्छ भारत, स्वच्छ शहर, ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो बहुत हुए हैं। ये गली गली जाना, घर घर जाना, लोगों को इस बारे में अवगत कराना, लोगों को अवेयर कराना, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब आप एक स्मार्ट शहर तो कह रही हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को स्मार्ट नहीं कह रही हैं? नहीं, लोग काफी हद तक स्मार्ट है। एक बार बोलने में अगर इंसान समझ जाता है तो हम बिल्कुल स्मार्ट है। जब हम प्लास्टिक कलेक्शन का काम करते हैं तो जब हम बोलते हैं कि आपको टॉफी के रैपर से लेके कोई भी सूखा प्लास्टिक हो अलग रखना है और हम आपसे वो कलेक्ट कर लेंगे, उसका रिसाइकलिंग होता, रीयूज होता है, तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। लेकिन मैम एक तरफ आप टैक्सेशन का काम करती हैं, उस काम में कितना वक्त देती हैं और ये जो स्वच्छता का जो काम है उसको कितना वक्त दे पाती हैं? टैक्सेशन का रहा बात तो 10:30 से 3:30। मेरा बेटा अभी 10th में है, अभी उसके बोर्ड्स चल रहे हैं, वो 3:30 बजे घर पर आता है। तब तक मैं ऑफिस का पूरा काम कर लेती हूँ और उसके बाद का वो मेरा मी टाइम है। उसमें मैं मेरा ये जो सोशल वर्क है उसमें भी पूरा पार्टिसिपेशन देती हूँ। मेरी जो हॉबीज है मैं उन्हें भी आगे बढ़ाती हूँ। और मैम आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज है लोगों से जुड़ते रहना और लिखना। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो आपने 250 से ऊपर ब्लॉग्स लिखे हैं?
हाँ, ब्लॉग्स, हाँ, व्यक्ति विशेष बोल सकते हैं उसमें। जैसे अगर आप मैं ये प्रोफेशनली भी करती हूँ, तो अगर जैसे आपने बोला किसी का बर्थडे या कुछ इवेंट है, तो आपको कुछ स्क्रिप्ट लिख कर चाहिए, तो मैं वैसे करके देती हूँ। मैंने शहर सपाटा बोलकर एक ट्रेजर हंट, वो भी पूरा ये करके दिया। ट्रेजर हंट, पहेलियां, मैथोलॉजिकल क्वेश्चन आंसर्स, क्विजेस, ऐसे पूरी कोशिश करते रहती हूँ मैं। और इसमें कितना आनंद आता है? इसमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये मुझे खुद को ही बहुत पसंद है ये चीज। पर मैम, ये सब चीजों को लेकर क्या लोग उतने प्रोत्साहित रहते हैं, या फिर इस किस्म की चीजों को लिखने में सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है, सेल्फ एंजॉयमेंट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये प्रोफेशनली जो आप कहती हैं कि आप करनी है, इसमें प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिए क्या होता है ना, आजकल गूगल पर हर चीज मिलती है जी, तो वो बहुत कॉमन हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि हमें कुछ अलग चीज चाहिए, तो बराबर वो ढूंढते ढूंढते हम तक आते हैं। और वहाँ पर हम उन्हें सेटिस्फाई कर पाते हैं, उनके चेहरे की एक खुशी। अच्छा, वो जब जिसके लिए काम करवाते हैं हमें, जब जैसे कि आपका बर्थडे है, एक एग्जांपल, आपके फ्रेंड ने मुझसे आपके लिए लिखवाया, तो आपका भी मुझे मैसेज आता है कि बहुत अच्छा लगा। तो आप सोचिए कितना अच्छा लगता है ये सब चीज जानकर। मैम, एक तरफ आप एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ी हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, विच इज टैक्सेशन। एक तरफ आप एक ऐसी चीज से जुड़ी हैं जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, विच इज क्रिएटिव राइटिंग। पर तीसरी तरफ मैम, आपका जो जुड़ाव है या आपका जो झुकाव है वो माइथोलॉजी की तरफ भी है। इसको किस तरह से हम देखें, समझें या समझने की कोशिश करें? बचपन से ना मैं माइथोलॉजी की बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनते आई हूँ। सिर्फ तब और कुछ एज तक वो सुनती ही आई थी। उसके पीछे का लॉजिक बाद में एक एज बढ़ने के बाद उसके पीछे का लॉजिक समझने लगा, उसके पीछे का साइंस समझने लगा। और आज मैं ये बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हमारा जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, ये सारे हमारे हेल्थ और हमारे सीजन्स के हिसाब से बने हुए हैं। ये हमें बहुत बेनिफिट करते हैं। बस इसके पीछे का एक विज्ञान जो है, मैं ज्ञान भी नहीं बोलूंगी, इसके पीछे का विज्ञान सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, तो क्या जवाब आएगा? देखिए, भक्ति सभी की अपनी होती है। हर एक अपना ईश्वर, ऐसे मैं किसी के ईश्वर का ऐसे नहीं, बस आपका जहाँ पे मन लगता हो आप वहाँ जरूर अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कोई तो भी एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमेशा ही प्रेरित करती है और हमें संभाल कर रखती है। सोनल चांडक जी के जीवन का सबसे कठिन दौर कौन सा था? सबसे कठिन दौर मेरे जीवन का, जब मेरे मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो तब मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मैं। पर मम्मी इतनी स्ट्रांग थी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगी, अगर अपनी अंतिम कोई सुधार पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे मम्मी ने उसकी अंतिम कैसी होनी चाहिए ये पूरा बाकायदा लिख कर गई थी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और बिगर माँ के बच्चे अनाथ जैसे हो जाते हैं जी। तो वो हमेशा बोलती थी कि बी स्ट्रांग, तुम फर्म रहो। वो 5 साल का जो सारा पीरियड था ना, उसने हम सभी बहन भाइयों को बहुत स्ट्रांग बनाया उस पीरियड में। मैम, आप खुद एक माँ हैं, आपके बच्चे जो हैं वो आपको अपना आदर्श स्वरूप मानते हैं। बच्चों ने अपने माता पिता से जो गुण लेते हैं, जब वो वक्त के साथ, जब एक वो कहते हैं ना कि वक्त बदलता रहता है और एथिक्स और वैल्यूज भी वक्त के साथ बदल देने चाहिए, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं? वक्त के साथ एथिक्स और वैल्यूज नहीं बदलते, उनमें थोड़ा सा एक चेंज आता है, पर बदलते पूरी तरह नहीं है, क्योंकि हम बचपन से उसी संस्कारों को लेकर चलते हैं। समय के अनुसार उसमें बदलाव आता है जी, पूरी तरह चेंज नहीं होते वो, क्योंकि हमारे वैल्यूज हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। कौन सी ऐसी चीज बात है जो वाशिम वाली सोनल में आज भी है और वो कभी नहीं बदलेगी? नहीं, मैं वाशिम वाली जो सोनल थी आज भी वही है जो है। मैं पहले थोड़ी सी मुंहफट तरीके से बोलती थी कि यार ये ऐसा है, पर अभी मैं ये बोलती हूँ यार ये ऐसा है, बट यार ये ऐसा है बोलती जरूर हूँ। मैम, क्या जो इस पूरे के पूरे काम में आप जो जुड़ी हुई हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी नाराजगी होती है? बहुत बहुत स्वाभाविक है। बहुत स्वाभाविक है और आना चाहिए।
मुझे तो ऐसे लगता है, जो कुछ कुछ लोग बोलते कि हमें गुस्सा नहीं आता, हम लेट इट गो करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये सब नेचुरल चीजें हैं। जब हम सुनते हैं कि भगवान शंकर जी को गुस्सा आता था, भगवान में भी वो चीजें, तो हम तो इंसान है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है। एक्सेप्टेंस अगर लाइफ में रहा ना, तो लाइफ थोड़ी इजी लगती है। खुद में क्या बदलाव देखते हैं वक्त के साथ? क्या क्या चीजें सीखी जो शायद पहले सोचा नहीं था कि इस किस्म का खुद में व्यक्तित्व में ये बदलाव आएगा? हाँ, पहले मुझे अगर कोई चीज बुरी लग जाती थी तो मैं शांति, चुप्पी पकड़ लेती थी। अभी मैं वो चुप्पी नहीं पकड़ती। समय के साथ मैंने सामने वाले को ये समझाना सीखा कि मुझे ये चीज से नाराजगी आई है थोड़ी सी, तो क्योंकि मैं तो लाइफ टाइम उन लोगों से ही घिरी रहूंगी ना, वो मेरे सभी अपने हैं, तो मैं ये जरूर समझाना चाहती हूँ कि ये नाराजगी आई है, हम दोनों बात कर सकते हैं। ना बात करने से बात करना ज्यादा बेटर है। एक महिला अपने परिवार की खुशियों के लिए, परिवार को खुशी देने के लिए, उनके सुख में अपना सुख ढूंढती है। एक महिला जो है वो ऐसी सब्जी नहीं खाना पसंद करती, लेकिन फिर भी खाती क्योंकि उसके पति को वो सब्जी खाना पसंद है। क्या मैम सोनल चांडक जी के जीवन में ऐसा कभी घटित कुछ हुआ जिसको देखकर जो चीज पहले पसंद नहीं थी वो अब जीवन का हिस्सा बन गई है? हाँ, ऐसा होता है और ठीक है, इसे एक्सेप्ट भी करती हूँ। बस जैसे एक सब्जी के इस पे बताती हूँ मजाकिया में कि मुझे किचन का काम करने का थोड़ा जान पे आता है जी। तो मैं खुद के लिए अलग से सब्जी नहीं बनाती, जो सब्जी मैं उसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। ऐसा है। तो हाँ, करना भी पड़ता है बहुत बार और करना भी चाहिए। हर चीज हमारे मन से हो तो हम क्या क्या और सीख सकते हैं, यहाँ पे एक बाइंडिंग आ जाती है। मैम, लड़कियां वक्त के साथ जिस तरह से आज अपने करियर की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हैं और अपने करियर को वो इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ रही हैं, और एक हकीकत ये भी है कि आसमान छू रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और उनके दिशाहीन नहीं है, दिशा उन्हें पता है कि कहाँ जाना है। लेकिन वहीं पर एक उम्र उनकी गुजर भी रही है जब विवाह हो जाना चाहिए, जो साइंटिफिकली कहा जाता है कि उन्हें इस उम्र में कर लेनी चाहिए शादी। मैम, आप अर्ली मैरिज को या राइट टाइम ऑफ मैरिज को या लेट मैरिज को, इन तीनों चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? अर्ली मैरिज में क्या होता है ना, जिस तरह हंडी कच्ची मिट्टी की होती है ना, वो होता है। और लेट अगर ये करो तो क्या होता है ना, एक एडजस्टमेंट वाला एक टेंडेंसी रहता है जी, वो थोड़ा सा निकल जाता है। खुद के सारे डिसीजंस लेने की नहीं, क्या एक अलग सी सोच आ जाती है जी। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रॉपर एज है मैरिज की, मुझे ऐसे लगता है 23 से लेकर 27 तक, तो ये एकदम प्रॉपर एज है मैरिज की। यहाँ पर आप एडजस्टमेंट भी सीखते हैं। जिनका करियर बनाने का है तो यहाँ फैमिली के साथ करियर भी बनता है। जैसे कि हमारे समाज में एक ये बोला जाता है कि बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, तो ये एक उसका एक बीपी ढूंढ सकते हैं हम लोग कि हाँ, बेटी को आगे अपन ने ये कर दिया और शादी करने के बाद वो बहू बनकर जाती है तो तुम आगे पढ़ो। आजकल सारी फैमिलीज उसके लिए रेडी है। मेरी शादी को तो 19 साल हो रहे हैं, बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने तब सोचा कि नहीं, मुझे ऑफिस में तुम्हारी ज्यादा जरूरत लगेगी। तब मैं लेक्चरशिप करती थी, तो उन्होंने बोला नहीं, लॉ करना है, तो मैंने लॉ किया। तो आज तो और भी ओपन हो गए हैं सभी लोग, आगे जरूर पढ़ाते हैं। एक प्रॉपर एज में शादी हो जाए तो बहुत हैप्पी फैमिली और हैप्पी लाइफ आप गवर्न कर सकते हैं। मैम, मैं ये चीज मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जो समाज का सत्य है वो आपके सामने आपने देखा भी होगा और आपको पता भी है कि वक्त के साथ मैम शादियां टूट भी रही हैं। बहुत सारे युवा जो हैं वो विवाह कर तो लेते हैं, लेकिन 2-3 साल के अंदर में ये उनकी शादी उस वर्ज पे आ जाती है जब विवाह टूट जाते हैं। मैम, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मैम एक समय था जब अरेंज मैरिज का जो कल्चर था वो हमारी सोसाइटी में ज्यादा था। हार्डली 1-2% लोग प्रेम विवाह करते थे। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम 70-30 के रेशियो में है। 70% अभी भी अरेंज मैरिजेस है, लेकिन 30% लव मैरिजेस ज्यादा बढ़ गए। क्या रीजन मानती हैं कि आज फैमिली कोर्ट में ये जो बढ़ती हुई भीड़ है, इसे देखकर क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा रीजन इसका है कि माई स्पेस, ये वाला जो शब्द है ना, स्पेस,
ये थोड़ा आजकल बढ़ गया है, और वो स्पेस लेने के चक्कर में ये भीड़ जो बोल रहे हैं आप फैमिली कोर्ट में, वो बढ़ रही है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, उसको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात है। आज दोनों भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, दोनों के अपने विचार हो गए हैं, तो वो उन विचारों को वो ऐसा चाहते कि मैं क्यों सुनूं जी। वो सुनना नहीं है, आपस में बैठिए, बात कीजिए। आप शॉर्ट इस पे ये कर लेते, फिर बाद में रिग्रेट करने में कोई मतलब नहीं है। ये बहुत सारी चीजें रिग्रेशन की भी हमको सुनने को मिलती है कि यार अपन ने जल्दी डिसीजन ले लिया करके इसका। तो वो जो है माई स्पेस, आप एडजस्ट करके तो देखिए। आपकी बहुत सारी सहेलियां हैं, और उन सहेलियों में, उन सखियों में कौन सी ऐसी दोस्त हैं आपकी जो आपके दिल के बहुत करीब हैं? ये बड़ा पेचीदा सवाल है और आपको एक सूप में ला सकता है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे सोलमेट्स हैं। है, मैं यहाँ पे क्लियर नाम नहीं बताऊंगी, बट मैं उनके लिए जो वर्ड्स बोलती हूँ, मेरी बेन बोलकर है, जो 2-3 लोग हैं जो बेन है, और मेरी दोस्त, कुछ फ्रेंड को मैं जाने जिगर बोलकर बुलाती हूँ। तो है ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और हाँ, जो मेरे बहुत करीब है उनके लिए एक स्पेशल शब्द है मेरे पास में, तो वो बराबर इनडायरेक्ट सबको समझ जाता है कि क्या बोल रही हूँ करके। ओके, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिना आपका जीवन नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इनके बगैर सोच ही नहीं सकती मैं, सोच ही नहीं सकती। मतलब ये बात बहुत फर्म है कि हस्बैंड, बच्चा, फैमिली अपनी जगह है, मेरे दोस्त मेरी जगह है। दोनों चीजें बहुत अच्छे से बैलेंस करती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों के बगैर फैमिली हैप्पी नहीं रह सकती, और फैमिली के साथ से ही मेरे दोस्त हैप्पी है। तो वो दोनों भी चीजें बहुत जरूरी है। मैम, वक्त के साथ ये भी देखा जा रहा है कि महिलाओं की फिटनेस के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। जो भारतीय संस्कृति में कभी रहा नहीं, ये विषय के ऊपर में कभी चर्चा उतनी नहीं हुई है, लेकिन जो आज हो रही है वो कंसीव करने के इश्यूज हो, या वो IVF के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी प्रमाण हो, या फिर PCOD और इस किस्म के जो इश्यूज हैं, थायराइड, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब इश्यूज जो महिलाओं में बढ़ रहे हैं, क्या विषय मानती है? ये बिल्कुल इस पे एक सीरियस थॉट होना ही चाहिए। अब रही बात, सबसे पहले हम वेट गेन से शुरू करते हैं। पहले हमारे घर में जो काम होते थे वो सभी हाथों से होते थे। हमारा खान पान दूसरी बात है। हमारा खान पान अभी हमारे सीजन्स के अनुसार नहीं रहता था। पहले हम कैरी, आम जो आते थे वो गर्मी में ही खाते थे, अभी वो 12 महीने मिलते, हम 12 महीने खाते। ये चीजें सब ये होती है। और क्या हो गया है ना कि हर चीज जगह पर मिलने लगी है, उस वजह से बाहर जाना कितना हो रहा है, और बाहर जाके आप और क्या कर रहे हो, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें सोचना चाहिए, क्योंकि एक नारी जो होती है ना, वो दोनों परिवार को बराबर से ऊपर ले जा सकती है जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हर चीज हाथ में न लेते हुए हम वहां तक पहुंचकर, क्योंकि वहां तक पहुंचने में हम और 4 चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैम, विवाह से पहले आपका सरनेम क्या था? डोडिया, सोनल भिकुलाल जी डोडिया। हाँ। तो डोडिया परिवार से जब आप विवाह करके आई चांडक परिवार में, चांडक परिवार में कौन कौन था? चांडक परिवार अच्छा एकदम, जैसे मुझे 4 नंदे, 2 जेठ जी, मेरे हस्बैंड जिनको मैं साहब पुकारती हूँ, साहब सबसे छोटे थे, बाई बाबूजी, इस तरह से पूरी फैमिली थी। और मैं छोटी आई तो बहुत सी चीजें सीखना पड़ी, समझना पड़ी, और उन्होंने समझाया, उन्होंने बहुत चीजें समझाई। तो आप जिन्हें बाई कह रही हैं, हाँ, वो आपकी सासू माँ थी? हाँ, वो मेरी। तो आपकी सासू माँ से आपको कौन सी एक बात आपको सीखने को मिली जो आपके जहन में हमेशा रहती है? बाई हार नहीं मानती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो खेत में जाते थे, सारा काम देखते थे, सब करते थे, पर बाई कभी हार नहीं मानते थे। खुद की तबीयत उनकी नरम गरम भी रही ना, नहीं मैं जाकर आती हूँ, मैं करती हूँ, हम सब लोग उन्हें डांटते थे, बोलते थे, पर बाई हार नहीं मानते थे। तो वो हार न मानने वाली बात हमारे बाई में से मैंने ये सीखा है। और आपके ससुर जी से? बाबूजी, अभाव में कैसे खुश रहना है, बाबूजी का ये था कि अभाव में कैसे खुश रहना है, और हमारे पास जो भी संसाधन है उससे खुश रहो, उसे बराबर यूज करो, उसका अच्छे से यूज होना चाहिए।
मैम, आपने कहा 19 साल हो गए आपकी शादी को। इन 19 सालों में आई एम श्योर गिरीश चांडक जी ने आपसे बहुत कुछ सीखा है ना, लेकिन आपने उनसे क्या सीखा? धैर्य कैसे बनाए रखना। उनके पास में इतना पेशेंस है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के क्लाइंट्स आते हैं जी। तो जिस तरह से, क्योंकि ऑफिस में मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से उनको मैनेज करते हैं जी। तो वो मैंने उनसे सीखा कि पेशेंस इज अ बिटर प्लांट बट इट हैज स्वीट फ्रूट्स। ओके मैम, अब आगे क्या 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 चीजें हैं बकेट लिस्ट में जो आप करना चाहते हैं? अभी आगे बकेट लिस्ट में की सबसे पहली चीज ये है कि हमारी जो मैथोलॉजिकल नॉलेज है उसके पीछे के सारे रीजंस जो है हमारी हर एक चीज के पीछे, वो मैं अच्छे से खुद पहले पढ़ लूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू है, वो मुझे सभी तक पहुंचाना है। हमारा खान पान, जैसे कि पहले बताया, खान पान, हमारा पहनावा भी हमारे सीजन्स के अनुसार था। हर एक जैसे अलग अलग स्टेट का पहनावा वैसा क्यों है, उसके पीछे भी रीजंस है। तो ये सारी चीजें हमें अपने देश की ही संस्कृति को आगे लाना है। और आगे मुझे बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स है, जैसे मैं बहुत दोस्तों के साथ रहती हूँ, तो बहुत सारी लेडीज जो है ना वो ऐसी है कि अंदर के अंदर बहुत सारी सपने हैं उनके अंदर, पर वो बोलती नहीं है। मैं कोशिश ये करना चाहती हूँ कि वो सब बिंदास बोले। क्या होगा, एक बार नहीं सुनने को मिलेगा, वो नहीं को एक्सेप्ट करना सीखो, पर एक बार बोलना तो सीखो। अंदर सभी के बहुत चाहते हैं, बट उसे कैसे पूरी करना है, सबसे पहले तो उसे बोलना है। मैम, आपने अब तक 250 से ज्यादा क्या लिखे? व्यक्ति विशेष लिखे हैं। और आप बहुत सारी क्रिएटिव राइटिंग भी करती हैं। पर अगर किसी को आपके लिए व्यक्ति विशेष लिखवाना रहे और वो आप ही को उसका ऑर्डर दे कि मैम आप अपने बारे में 4 लाइनें ऐसी व्यक्त कीजिए जिससे जब मैं पढ़कर सुनाऊं तो सोनल जी खुश हो जाएं, तो आप अपने ही बारे में ऐसी 4 लाइनें क्या लिखेंगे? खुद के बारे में 4 लाइनें लिखना मतलब वही थोड़ा ये टफ रहेगा। ये टफ रहेगा खुद के लिए ये लिखना, क्योंकि मुझे आपके लिए लिखने बोलोगे तो वो मेरे लिए बहुत इजी है जी। तो वो तो खुद के लिए शायद तब मुझे ज्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी को ये कोई आपसे ये जानना चाहता है कि मुझे अपने बारे में समझा दीजिए कि आप किस किस्म की इंसान है, हम क्या कहेंगी? ऐसा किस तरह से डिफाइन करेंगी खुद को? आधुनिक सोच तो रखती हूँ, पर अपने जमीन से भी जुड़ी हूँ। आधुनिक सोच रखती हूँ, अपने जमीन से भी जुड़ी हूँ। आसमान में खूब उड़ना है, पर पंखों को, मेरे पंखों के नीचे सारे परिवार को भी लेकर चलना है। तो ऐसा नहीं है कि आज जीना नहीं है, आज भी जीना है, कल भी जीना है, पर सभी के साथ में ही रहना है। ये सबसे मेन चीज है कि क्या है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल ला गया थी दूर। तो मुझे इतना ऊंचा नहीं उड़ना है, मुझे अपने सब साथ वालों के साथ ही रह के आगे चलना है। मैम, ये मेरा आखिरी सवाल, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, सोनल गिरीश चांडक, उसके नीचे कौन सा ऐसा थॉट, कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? मराठी में कहते हैं, केल्याने होता आहे रे आधी केलेची पाहिजे। आप करके देखिए, हर चीज मुमकिन है। ये वाला कोट मैं उसके नीचे लिखवाना चाहूंगी कि बिना अगर आप बिना हिमालय की तरफ आप चढ़ाई शुरू नहीं करोगे तो आप कभी हिमालय पहुंच भी नहीं पाओगे, नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको ये एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा कि वो कितना कठिन है। हाँ, क्योंकि जब हम चलेंगे तो हमें ठोकर लगेगी, हम गिरेंगे, बट अगली बार की ठोकर के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे कि अब कैसे बचना है। इस तरह से हमारा सफर तो शुरू होगा ना उस हिमालय के लिए। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज की शुरुआत ना एक पहले कदम से होती है, और वो पहला कदम किसी के अंदर में जगाना ये सबसे डिफिकल्ट काम है। आप और आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो जिंदगी है, आज आपने हमारे साथ साझा की, आपने हमें वो बताया, वो समझाया जो शायद एक रिवीजन है। वो रिवीजन है उन पलों का जब हम क्लास में बैठ के टीचर को सुनते थे कि ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना जरूरी है जीवन में जो शायद तुम्हें लगता है काम नहीं आएंगे, लेकिन वो काम आएंगे।
आपके साथ बात करके ऐसा समझ में आया कि इन चीज़ों के बारे में रिवीजन हो गया। जब मम्मी अपनी बेटियों के सर में तेल लगाती थी, उनके उनकी चोटी बनाने से पहले उनके सर से जुएं निकालती थी और जुएं निकालकर बार बार उनको डांटती थी कि जुएं होने नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको जीवन की और कई सारे गुण सिखा जाती थी और ऐसी बातें सिखा जाती थी जो बेटियों के दिल में घर नहीं, जिसके बंगले बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक समाज को उस दिशा में ले जाती है जिस दिशा को सही माना जाता है और जिस दिशा को उस नज़र से देखा जाता है कि वाकई में इस समाज को बनाने में और इसको आगे बढ़ाने में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको सिर्फ सलाम किया जा सकता है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें जीवन के गुण समझाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। है ना, आप ऐसे ही मैम अच्छा लिखती रहें। जो कचरा संकलन को लेकर जो आप काम कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगर मैं किसी काम आया तो मुझे जरूर बोलिएगा। बिल्कुल। और आप एक बहुत अच्छी महिला है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन ट्रू वर्ड्स आई कैन से दैट यू नॉट जस्ट अ वुमेन ऑफ द ईयर बट अ सुपर वुमेन ऑफ द ईयर। आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुपर। मिसेस सोनल चांडक मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक शेर में कल पढ़ रहा था, कहीं पर लिखा हुआ था कि परेशानियां सबको है, कोई सच में परेशान है, कोई सच से परेशान है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको ये लगता है कि सामने वाला एक बड़ी एसी गाड़ी में गुजर रहा है, वो परेशान नहीं होगा। शायद उसकी परेशानी आपकी परेशानी से कहीं ज्यादा हो। प्रधानमंत्री को देख के हम कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री है, क्या प्रॉब्लम होगा। शायद आप उनकी परेशानियों की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी सारी होंगी। देखिए, हर जो बड़ा आदमी एक बड़ी चेयर पे बैठा है ना, वो एक ऐसे ताज पर बैठा है जहां पर कांटे हैं, और वो कांटे कुछ और नहीं, परेशानियां हैं, और वो परेशानियां कुछ और नहीं, जिम्मेदारियां हैं। हर कोई किसी न किसी जिम्मेदारी को लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से परेशान है, लेकिन उस परेशानी को हम किस तरीके से देखें, किस तरीके से समझें, ये हम पे निर्भर करता है। एक बात जो सोनल चांडक मैम ने कही वो बिल्कुल सही कही कि जब तक हम पहल नहीं करेंगे हमें पता क्या चलेगा, हमें अनुभव कैसे मिलेगा, और अनुभव ही सब कुछ है। आप वक्त के साथ जब आपका अनुभव आपको और ज्यादा मिलता है जीवन में, तो आपके जो डिसीजंस होते हैं, आपके जो सजेशंस होते हैं, आपकी जो आइडियोलॉजीज होती है, वो बहुत बदलती है, और आपके साथ आपके आसपास के लोग भी बदलते हैं। सोनल चांडक जैसी महिलाएं समाज में एक प्रतीक है, और वो प्रतीक इस चीज का है कि हम बदल सकते हैं, हमें बस एक पुश चाहिए। और सोनल चांडक जैसी महिलाएं पुश करने का काम जो है वो बखूबी कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को ना ही सिर्फ ये सत्कार की हकदार हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं ने तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ राजनीति में भी आना चाहिए, क्योंकि राजनीति शुरुआत समाज सेवा से होती है और ऐसे लोगों की जरूरत है। उम्मीद है अभी तो सोनल चांडक मैम कैमरे के उस तरफ मुस्कुरा रही हैं मनी मन, और मैं दिख भी पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि महिलाएं जो हैं वो ये बागडोर भी संभालें। कब तक सिर्फ एनजीओ खोल के या एनजीओ से जुड़कर या रोटरी और जेसीआई से जुड़कर समाज सेविका बनकर समाज के काम करेंगी? कब तक, कब बागडोर संभालेंगी, सही बागडोर? इलेक्शन का माहौल है देश में, इसीलिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। उम्मीद है एक दिन ऐसा होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो भले घर में सबसे छोटी है, अपने परिवार को, अपने बड़े कुटुंब को बड़े नज़र से देखती है, अपने माँ को, अपने पिता को, एक बहुत सारी ऊर्जा उनसे लेती है, अपने भाई बहनों के साथ अपनी ज़िंदगी में बड़ी मस्त है, एक दिन विवाह करके एक दूसरे शहर जाती है, अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करती है, और उस नए सिरे के साथ उस जीवन के छोटे से धागे को एक बड़े से चादर में तब्दील करती है, और एक ऐसी सुनहरी चादर बनाती है जिसके ऊपर खड़े होकर वो आसमान में उड़ती है, तो वो अल्लादीन नहीं, वो सही मायने में सोनल चांडक बनती है। उम्मीद है कि आपकी बिटिया भी सोनल चांडक बने। जिंदा रहें। जय हिंद।